अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान और आप देख रहे हैं जिंजार। आज की कहानी हमें लाहौर से अली ने भेजी है। एक सादा ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी, लेकिन एक विरासत ने उसकी ज़िंदगी में वो दरवाज़ा खोल दिया जिसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। ये कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि आप किसी भी पुराने दरख्त के साए से गुजरने से पहले 2 दफ़ा सोचें, ख़ास तौर पे अगर वो दरख्त आम का हो और ख़ास तौर पे अगर रात का वक़्त हो। ये कहानी है बहावलपुर के एक आम के बाग की। तो लगाइए हेडफोन्स, बुझाइए रोशनी और तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं आमों के बाग में छुपा साया, अली की ज़ुबानी। मेरा नाम अली है और मैं इस वक्त जो ज़िंदा हूँ वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमो करम की वजह से। और कहने को तो मैं लाहौर वापस आ गया, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी लगता है कि मैं उस बाग से कभी निकला ही नहीं। ये सब कुछ जून 2021 में शुरू हुआ। लाहौर में गर्मी का मौसम था और लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी मामूल पे आना शुरू हो गई थी। मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ और ज़िंदगी की रूटीन बस वही थी। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम, फिर ट्रैफिक, घर, अपनी बीवी और बेटी के साथ डिनर, टीवी और नींद। एक शाम जब मैं घर वापस आया तो लेटर बॉक्स में एक ब्राउन एनवलप पड़ा हुआ था, रजिस्टर्ड लीगल नोटिस। दरअसल मुझे लगा कि कोई EMI या मॉर्गेज नोटिस होगा, लेकिन जब खोला तो अंदर लिखा था, मिस्टर अली ज़मान, आपको सरदार बशीर अहमद, आपके मरहूम चचा की विरासत में 12 कनाल ज़मीन और एक पुराना रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लोकेशन मौज़ा शेरपुर, बहावलपुर। मैं थोड़ा हैरान हुआ। सरदार बशीर? वो तो मेरी अम्मी के कज़न थे। यादों के किसी कोने में एक धुंधला सा चेहरा, लेकिन वो कभी हमारे घर नहीं आए, ना हम उनके। सिर्फ बचपन में 1-2 बार सुना था कि बहावलपुर के किसी गांव में उनका आम का बाग है। उनकी शादी भी नहीं हुई थी और उनकी ज़िंदगी, लोग कहते हैं, किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते थे, सिर्फ दरख्त, किताबें और तन्हाई। मुझे लगा अच्छा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, जाके लीगल काम निपटा के बेच देंगे, 12 कनाल ठीक ठाक वैल्यू होगी। मैंने अपनी बीवी सना को बताया। वो मुस्कुरा के बोली, चलो ना वहाँ छुट्टी मनाने चलते हैं, 7 दिन के लिए लाहौर की दौड़ बाग से निकल जाएंगे। फ़िज़ा भी बोर हो गई है। फ़िज़ा मेरी 7 साल की बेटी, मासूम, ज़िद्दी और माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही होशियार। प्लान बन गया, ट्रिप का मज़ा भी, प्रॉपर्टी का काम भी। 2 दिन बाद हम निकलने वाले थे। सना ने लिस्ट बना ली, 1 हफ्ते के लिए ग्रोसरी का सामान, फ़िज़ा के लिए चिप्स और अपनी हिफाजत के लिए मॉस्किटो कॉइल्स, मैच बॉक्स, टॉर्च और 4 बैटरी पैक्स और एक पुराना रेडियो जो मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने से संभाल के रखा था। मैंने अपनी मेहरान की भी सर्विसिंग करवाई। मेरी पुरानी सुजुकी मेहरान पुरानी थी, लेकिन अच्छा साथ निभा रही थी। मैंने सोचा लाहौर से बहावलपुर का सफ़र तकरीबन 7 घंटे का तो होगा। अगर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगे। रात को 11 बजे तक पैकिंग होती रही। फ़िज़ा ने अपना टेडी बेयर, कलरिंग बुक और एक नया पिंक बैकपैक तैयार किया। अगली सुबह 6:30 बजे हम निकले। सना ने फ्लास्क में चाय बनाई और ब्रेकफास्ट का सामान रख लिया। लाहौर से मुल्तान रोड, फिर मोटरवे, सफ़र बेहतरीन था। लेकिन जैसे जैसे हम बहावलपुर के करीब पहुँचे, मौसम में गर्मी के बावजूद अच्छी हवा चल रही थी। शेरपुर का एग्जैक्ट लोकेशन तो मैंने लगा लिया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, गांव के अंदर जाकर GPS भी कंफ्यूज हो जाता है। जब हम शहजादपुर चौक के पास पहुंचे तो मैंने एक चाय वाले से पूछा,
भाई, ये सरदार बशीर का बाग किस तरफ पड़ेगा? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बशीर मियाँ का बाग? उनका तो 2 साल पहले इंतकाल हो गया। वो तो अमरूद के बाग के पास था। मैं बोला, जी, वो मुझे विरासत में मिला है। वो सिर्फ इतना बोला, रात से पहले वापस चले जाना। उसके बाद उसने हमें एक पतले से कच्चे रास्ते की तरफ भेज दिया। रास्ते के दोनों तरफ आम के दरख्त थे, गहरे जंगल जैसे। शाहों से धूप भी नीचे नहीं आती थी और हवा में एक गंदी सी बदबू, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ गया हो। उसी रास्ते के आखिर में हम हवेली पहुंच गए। हवेली से पहले कोर्ट यार्ड में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा आम का दरख्त था। मेरी बेटी फिजा ने कहा, पापा, ऊपर कोई है। मैंने नीचे उतर कर देखा। एक शाख हिल रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो हवेली पुरानी 2 मंजिला बिल्डिंग थी। ऊपर का हिस्सा टूट चुका था, रंग उड़ा हुआ। हम कार से उतरे और मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़े। दरवाजे के ऊपर एक नक्श था, खून जैसा लाल, जैसे किसी ने रेड पेंट लेकर हाथ से बनाया हो। अंदर का रास्ता सीधा एक लंबे हॉलवे में जाता था। ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन 3 कमरे थे। पहला कमरा बिल्कुल खाली, दूसरा जिसमें एक पुराना बेड था, एक अलमारी, साइड टेबल्स और एक लैंप। ये कमरा ठीक लग रहा था। बेड पे मैट्रेस और तकिए भी थे। शायद ये अंकल का पर्सनल रूम था। तीसरा कमरा सारा फर्नीचर से भरा हुआ था। पुरानी कुर्सियां, एक बड़ा ट्रंक और एक रीडिंग डेस्क। ट्रंक बंद था, लेकिन उसके ऊपर कपड़ों का एक बंडल था। शायद केयर टेकर ने मरहूम का सामान यहाँ रख दिया था। यहाँ अजीब बात यह थी कि वहाँ ज़मीन पर आम के छिलके पड़े हुए थे, जो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, कि जैसे किसी ने अभी अभी आम खाकर फेंके हों। लेकिन हम तो अभी आए थे। खैर, मैंने छिलके उठाकर बाहर फेंक दिए। किचन में एक पुराना स्टोव था, 2 एल्यूमिनियम के पतीले, एक फ्राई पैन और एक वुडन शेल्फ पे मसाला जात और एक छोटी स्टील की देगची। सना ने चेक करके कहा, ठीक है, रहने लायक है। थोड़ा डरावना है, लेकिन नेचर के करीब रहना भी ज़रूरी होता है कभी कभी। फिजा ने कहा, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। शाम ढल रही थी, दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे। हवेली के बाहर सिर्फ हवा की आवाज़ थी। उस रात जब सब सो गए, मैंने अपना रेडियो ऑन किया और एफएम सुनते सुनते सो गया। अगले दिन हमने नाश्ता किया और बाग देखने चले गए। सब कुछ नॉर्मल था। हमने दोपहर का खाना हवेली के कोर्ट यार्ड में मौजूद एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर खाया। चाय भी वहीं एंजॉय की। ये हमारे लिए तो एक पिकनिक जैसा था। रात डिनर के बाद हम रूम में आ गए। बाहर सिर्फ हवा की हल्की हल्की सीटी थी और कभी कभी दरख्त के पत्तों का घिसना, जैसे शाह पे कोई बैठा हो और फिर जुला रहा हो। सना और फिजा दोनों सो गई थी। मैं भी कुछ देर बाद लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी एक आवाज़ आई, धीमी, दूर से, लेकिन साफ। पकड़ लिया, अब मेरी बारी। जैसे हम बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे। एकदम से फिर सन्नाटा। मैंने सर उठाया कि क्या ये कोई ख्वाब था, लेकिन तब एक और आवाज़ आई, इस बार कुछ ज्यादा ही पास से। तुम छुप गए हो, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। मैं घबरा के उठा, लैंप ऑन किया। सब कुछ ठीक था। सना और फिजा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। मैं उठकर खिड़की के पास गया, जो बाहर कोर्टयार्ड की तरफ खुलती थी। खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी और मेन एंट्रेंस के पास बल्ब की धीमी सी रोशनी। मेरे देखते देखते कोर्टयार्ड वाले दरख्त से एक शाह जोर से हिली और तब एक आवाज़ आई, जैसे आम दरख्त से टूटकर जमीन पर गिरा हो। इतने में मुझे एक इंसान नुमा साया नजर आया, जो कद में ज्यादा लंबा नहीं था, शायद 3.5-4 फुट का होगा।
वो दराज से नीचे उतरा, जैसे वो गिरा आम उठाने के लिए लपका हो। मैंने जल्दी से टॉर्च उठाई और अंदर से ही लाइट डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, जैसे कोई वहां से आम उठाकर ले गया हो। टॉर्च की लाइट से दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। मुझे अजीब सी वहशत महसूस हुई। मैंने टॉर्च ऑफ की, खिड़की बंद की और बेड पे आकर लेट गया, और जाने कब आंख लग गई। अगली सुबह जब हम उठे तो मेरी बेटी फिजा बेड पर नहीं थी। हम उठकर कमरे से बाहर गए तो वो रीडिंग डेस्क वाले कमरे में उस संदूक के पास खड़ी थी। हमारे पूछने पर कहा, पापा वहां कुछ है। ये एक पुराना ट्रंक था, जंग आलूद और एक छोटा सा लॉक। मैंने हथौड़ा उठाया और ताला तोड़ दिया। अंदर सिर्फ धूल, कुछ पुरानी फाइल्स और एक लेदर की डायरी थी। डायरी के कवर पर एक लफ्ज लिखा था, साया। मैंने पहला सफ़ा खोला तो लिखा था 28 अप्रैल 1992 की शाम। आज वो वापस आया। पहले शाहों तक था, आज ज़मीन तक आ गया। मौलवी नूर ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने सुना नहीं। मुझे लगा अंकल को कोई दिमागी बीमारी थी, या शायद किसी तन्हा शख्स की हेलुसिनेशन। मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो देखा कि उस ट्रंक के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा था, ज़मीन के अंदर, ट्रैप डोर जैसा, जैसे कोई बेसमेंट का दरवाज़ा हो। मैंने घसीट कर ट्रंक हटाया तो एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे नरम गोश्त सड़ गया हो। सना ने मना किया, अली छोड़ो ये सब, हम जानते भी हैं कि ये क्या है। मैंने कहा ठीक है, और फिजा को हमने मना किया, बेटा आपने इस रूम में नहीं आना। मैंने वो डायरी ले ली और हमने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और नाश्ता करके बाहर घूमने चले गए। बाग से कुछ आम भी तोड़ कर लाए। हमने सोचा रात को हम सब डिनर के बाद खाएंगे। रात को खाना खाने के बाद जब हम आम खाने बैठे, जब मैंने पहले आम का छिलका उतारा तो उसके अंदर से आम बिल्कुल काला था, जैसे सड़ गया हो। हैरानकुन बात ये थी कि ये बाहर से बिल्कुल ठीक था, ना कीड़ा लगा ना नरम, बिल्कुल फ्रेश, लेकिन अंदर से बिल्कुल काला। जब मैंने गौर से देखा तो आम के छिलके के अंदर की तरफ जैसे अरबी जुबान में कुछ लिखा हुआ था, मिल्कुह। मुझे इसका मतलब तो नहीं पता था, लेकिन एक एक करके चेक किया तो सारे आम वैसे ही थे। खैर मैंने आम फेंक दिए और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये मामला कुछ और लगता है। हम कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुली। मैंने फ़ोन पे टाइम देखा तो 1 बज रहे थे। मेरी आंखों से जैसे नींद गायब ही हो गई हो। मैंने साइड टेबल से वो डायरी उठाई, लैंप ऑन किया और पढ़ने लगा। अभी दूसरा पेज पढ़ के मैं तीसरा पेज पढ़ने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैंने चौंक कर देखा तो फिजा खड़ी थी, आंखें खुली लेकिन ब्लैंक। वो वापस मुड़ी और कमरे से बाहर की तरफ चलने लगी, जैसे स्लीप वॉकिंग कर रही हो। मैं जल्दी से बेड से उठा और उसके पीछे गया और देखा वो सीधा उसी कमरे में जाकर ट्रैप डोर के पास रुक गई। अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। फिजा ज़मीन पर बैठ गई और बैठकर ज़मीन पर उंगली से जैसे इशारतन कुछ लिखने लगी और बोली, बाहर आ जाओ। उसकी आवाज़ उसकी नहीं थी, एक अजीब सी गहराई, जैसे किसी और के अल्फाज उसके गले से निकले हों। मैं फौरन दौड़ा और फिजा को उठाया। उसने कहा, पापा वो लड़की मुझे खेलने के लिए बुला रही है। उसने कहा हम दोनों आम तोड़ेंगे। मैंने पूछा, बेटा कौन सी लड़की? फिजा कुछ नहीं बोली, सिर्फ मेरे कंधे के साथ सर रखकर सो गई। मैंने फिजा को उठाया और बिस्तर पर ले गया। उसका जिस्म जैसे थोड़ा ठंडा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल खामोश, जैसे कोई थकन से सो गया हो। लेकिन मुझे अंधेरे में उसकी आंखों का वो हालीपन याद आ रहा था।
जिसमें कोई मासूमियत नहीं थी, जैसे उसकी रूह उस वक़्त उसके जिस्म में ही नहीं थी। मैं बेड पर लेट गया, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं थी। सांस तेज थी और हर छोटी सी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बारीक लग रही थी। मैंने डायरी उठाकर फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। 2 मई 1992। आज बेसमेंट के नीचे से घंटे की आवाज़ आई, मगर इस बार वो आवाज़ आई थी सुबह की बजाय रात के 1:13 पर। ये पढ़ते ही मेरी गर्दन से पसीना टपक गया। मुझे अच्छी तरह याद है, थोड़ी देर पहले जब फिज़ा ने बाहर आ जाओ कहा था और मैंने अपना मोबाइल निकाला था टॉर्च ऑन करने के लिए, उस वक़्त 1:13 थे। मैंने डायरी फ़ौरन बंद की और काफ़ी टाइम तक लेट कर सोचता रहा और न जाने किस टाइम सो गया। सुबह जब हम उठे तो मैंने सना को कुछ नहीं बताया। फिज़ा भी ठीक लग रही थी, लेकिन मेरी हालत कुछ और थी। पहली बार ज़िंदगी में मुझे लग रहा था कि किसी और की प्रॉपर्टी संभालना कितना महंगा पड़ सकता है, लेकिन साथ ही एक बेचैनी थी, उस ट्रैप डोर के नीचे क्या है। मैंने डिसाइड किया, सना और फिज़ा की गैर मौजूदगी में मैं वो ट्रैप डोर खोलूँगा, सिर्फ देखने के लिए, बस झांक के। उस दोपहर सना ने जब खाना बनाया और रोज़ की तरह बाहर कोर्टयार्ड में बैठकर हमने खाया। खाना खाने के बाद सना और फिज़ा वहीं बैठे थे। फिज़ा अपनी कलरिंग बुक लेकर बैठी रही और मैं उठकर अंदर जाने लगा। सना ने पूछा, अब क्या खुराफात सोच रहे हो? मैंने कहा, बस कुछ भी नहीं, थोड़ा बाहर देख रहा हूँ। मैं अंदर गया, वो रूम जहाँ डायरी मिली थी। अब मुझे किसी लाइब्रेरी जैसा महसूस हो रहा था। हवा बंद थी, लेकिन अंदर कुछ था जो हिलता था। मैंने ट्रैप डोर के आसपास धूल हटाई। वो एक सॉलिड लकड़ी का दरवाज़ा था, पीतल की एक पुरानी चिटकनी के साथ। मैंने थोड़ी ताकत लगाई तो वो खुल गया। जब मैंने वो दरवाज़ा ऊपर की तरफ खोला तो एक बर्फ़ जैसा हवा का झोंका सीने से टकराया। मैंने टॉर्च ऑन की। कुछ 8-10 सीढ़ियाँ होंगी। नीचे सिर्फ मिट्टी का फ्लोर था और एक पतला सींचा टनल। मैं नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। तकरीबन 10-15 कदम बाद टनल का रास्ता खुला। एक छोटा कमरा था, दीवारें मिट्टी की, लेकिन उन पर कुछ नक्श थे। लेकिन ये नक्श ना इस्लामिक थे, ना कुछ उर्दू में, कुछ अजीब, जैसे उल्टी अरबिक स्क्रिप्ट थी, जैसे कुरान पाक के अल्फाज को उल्टा लिखा गया हो, तवीज़ की तरह नहीं, बेहुरमत तरीके से। एक कोने में एक बड़ा सा दायरा बना हुआ था ज़मीन पे, जैसे कोई चाक से बनाया सर्कल, जिसमें अजीब से सिंबल्स थे, और उस दायरे के बीच में एक छोटी सी कुर्सी। मैंने टॉर्च फिर दीवार की तरफ की। उसमें से मुझे सिर्फ वही लफ्ज़ समझ आया जो आम के छिलके पर लिखा था। इतने में मुझे महसूस हुआ पीछे कोई है। मैं पलटा, कुछ नहीं। फिर एक आवाज़ आई दूर कहीं कोने से, जिसने वही लफ्ज़ कहा, मिल्को। लेकिन ये आवाज़, ये मेरी खुद की थी, लेकिन ज़्यादा गहरी, ठंडी और खौफनाक, जैसे किसी ने मेरे गले से लफ्ज़ चुरा कर मेरे कान में डाले हों। और अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैंने काफ़ी दफ़ा ऑन ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन नहीं चल रही थी। बिल्कुल अंधेरा। मैंने बिना सोचे भागना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ एक छोटी रोशनी की लहर दिखी, ट्रैप डोर का मुंह। जैसे जैसे मैं पास आता, वो ट्रैप डोर की रोशनी दूर होती जाती, लेकिन मैं भागता रहा। लेकिन फाइनली जब मैं बाहर निकला तो मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। सांस फूली हुई थी। सना और फिज़ा उस वक़्त घर में नहीं थे। मैं बाहर गया तो वो दोनों बाहर वेरांदा में बैठे थे। उनका चेहरा देखकर मुझे सुकून मिला। मैंने टाइम देखा तो 5 बज रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं टनल में शायद सिर्फ 10 मिनट था,
लेकिन घड़ी के मुताबिक 2 घंटे हो चुके थे। फिजा और सना मुझे घूरते रहे। मेरा चेहरा जर्द, कपड़ों पर मट्टी और आंखों में वो खौफ था जो लफ्ज़ों से बयान नहीं हो सकता। सना ने पहला सवाल किया, तुम अंदर गए थे ना? मैंने सिर्फ इतना कहा, रात को तैयारी करनी होगी, हम कल वापस जाएंगे, ये जगह हमारे लायक नहीं। लेकिन मेरी ये बात सुनकर मेरी बेटी फिजा रोने लगी कि मुझे वापस नहीं जाना। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और लोगों से पूछता हुआ एक मस्जिद में जा पहुंचा। मौलवी गुलाम कादिर एक पुराने मदरसे के कारी, और लोग कहते थे कि उन्हें रूहानी मसाइल में काफ़ी महारत है। उनका चेहरा नूरानी था, सफ़ेद दाढ़ी, एक लकड़ी का असा। मैंने डायरी ले जाकर उनके सामने रखी। मुझे हैरानगी हुई कि उन्होंने इसे देखते ही जैसे अफसोस या परेशानी में सर झुका लिया। फिर बोले, सरदार बशीर एक वक़्त में मेरे पास आते थे। वो किसी चीज़ से परेशान थे, किसी साए से। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा अमल अपने तौर पर शुरू किया जो गलत तरीके से किया गया। नाउज़ बिल्लाह, सूरह अल बकरा को उल्टा पढ़ने की कोशिश और कुछ तावीज़ात में असली आयात को घुमा कर लिखना, ये सब वो कर रहे थे जिससे कारीन को तोड़कर कंट्रोल मिल सके। मैंने बेचैनी से पूछा, कारीन? मौलवी साहब ने कहा, कारीन हर इंसान के साथ पैदा होता है एक जिन जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता है और इब्लीस का पैरोकार होता है। कुछ लोग उसे काबू करने के लिए अमलियात करते हैं जो बुरे होते हैं और अक्सर उल्टे गले में पड़ जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे। लोग उसे उल्टा कुरान पढ़कर सुनाते हैं, उसका नाम लेकर पुकारते हैं, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारा नहीं बनता, तुम उसके हो जाते हो। तुम्हारे अंकल ने कुछ ऐसा ही किया था जिससे अब वो जगह जिन्नात का बसेरा बन चुकी है। मैंने उनसे उस लफ्ज़ का मतलब पूछा जो आम के छिलके के अंदर और नीचे बेसमेंट की दीवार पर लिखा था, तो उन्होंने बताया उस लफ्ज़ मिल्को का मतलब है उसकी जागीर या बादशाहत। उन्होंने डायरी बंद की, फिर कहा, अली उस बाग में हर दरख्त, हर साया, हर फल जिसे तुम आम समझते हो वो असल में एक मोहर है, जादू की मोहर और उन जिन्नात की जागीर। मैंने तुम्हारे अंकल की मदद की थी और कुछ वज़ाइफ से उन जिन्नात को उस तहखाने में बंद कर दिया था, लेकिन शायद तुम लोगों में से किसी ने अनजाने में उन्हें फिर दावत दी। मैंने उनको बताया, मेरी बेटी, उसने उस रात वो लफ्ज़ कहा था, बाहर आ जाओ। उसको आम के दरख्त के ऊपर कोई साया भी नजर आया था। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके कहा, तुम्हारी बेटी इस वक्त उसके सबसे करीब है। उसकी मासूमियत, उसके ज़रिए वो तुम तक आ रहा है। मैंने बेचैनी से पूछा, तो क्या कोई रास्ता है? वो बोले, रास्ता है लेकिन वक्त कम है। रात का दूसरा पहर आने से पहले मुझे हवेली में ले चलो। शाम होने लगी। मौलवी साहब ने अपने साथ अतर की एक शीशी, मिसवाक, कुरान पाक और राख से भरी एक सुराही ली। जब हम हवेली वापस पहुंचे, सना उस वक्त तक फिजा को सुला चुकी थी। मौलवी साहब ने दरवाजे पर पहला कदम रखा तो रुके और कहा, वो हमें हर तरफ से देख रहे हैं। फिर वो अंदर गए और एक कोना चुना जहां जमीन न जाने क्यों ज्यादा गर्म थी। उन्होंने कुरान पाक खोला और सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू की। जैसे ही पहला रकू पूरा हुआ, हमारे घर में एक अजीब सी हलचल सुनाई देने लगी, जैसे हजारों लोग इधर उधर दौड़ रहे हों। एक भगदड़ मची हुई थी। उन्होंने कहा, अपनी बेटी को मेरे पास लाओ। मैं जल्दी से बेडरूम में गया, लेकिन फिजा कमरे में नहीं थी। मैं जल्दी से भागकर उस बेसमेंट वाले कमरे में आया। मौलवी साहब भी मेरे साथ थे। फिजा वहां भी नहीं थी, लेकिन उसके पाँव का एक जूता ट्रैप डोर के पास पड़ा था। मैं जल्दी से उस तरफ बढ़ा,
लेकिन मौलवी साहब ने मुझे जोर से खींच कर रोका। नहीं, उस रास्ते मत जाओ, अगर उस रास्ते गए तो वो तुम्हें मार देंगे। मैं चीख कर बोला, वो मेरी बेटी है। मौलवी साहब ने तस्बीह पकड़ी, उंगली के इशारे से एक दायरा बनाया, सूरह नसर की तिलावत शुरू की और साथ साथ जैसे उंगली के इशारे से उस दायरे में लिखना शुरू किया और तिलावत करते करते अंदर गए और मुझे बाहर रुककर सूरह अल फातिहा का विर्द करने का कहा। थोड़ी देर बाद वो फिजा को उठाए हुए बाहर आए। मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, उसका चेहरा जर्द था। मैंने रो कर कहा, बेटा तुम अंदर क्यों गई थी? उसने कहा, पापा आप और मामा मुझे नीचे लेकर गए थे, कहा कि अब हम यहाँ ही रहेंगे। वो शायद हमारी शक्ल में जिन्नात थे। मेरी बीवी सना भी पास खड़े होकर रो रही थी। हमने मौलवी साहब की मिन्नत समाजत की कि थोड़ी देर हमारा इंतज़ार करें, हम जल्दी से अपना सामान ले लें। हमने अपना सामान लिया और उसी रात हमने हवेली छोड़ दी और सुबह तक मदरसा में क़याम करने के बाद बहावलपुर से निकल आए। रही प्रॉपर्टी की बात, मैंने कभी उस बाग का कब्ज़ा नहीं लिया, ना सेल डीड कंप्लीट की, ना कभी उस इलाके में वापस गया। लेकिन अब भी हर साल जब वो दिन आते हैं तो मेरे लाहौर के घर के कोर्ट यार्ड में एक आम गिरा मिलता है, ताज़ा लेकिन अंदर से वैसे ही काला, और उसके छिलके के अंदर वही लफ्ज़ लिखा होता है, मिल्को। ये शायद मेरे लिए एक वार्निंग होती है कि दोबारा हमारे इलाके में कभी मत आना। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी मेरे साथ अपनी स्टोरी या आप बीती शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे लिखकर या वॉइस नोट डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जिंजार में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।